देखिए, समाजवादी पार्टी पर किसी तरह का कोई असर किसी के जाने और आने और किसी के समर्थन करा देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी का चुनाव एक तरीके से जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, और जनता का मतलब होता है कि जात, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू, मुसलमान, सारे लोगों ने मन बना लिया कि देश की इस सरकार से जिसने जो कहा वो किया नहीं, जो किया उसे कहा नहीं, उससे निजात पाने के लिए ये चुनाव एक तरीके से उन्होंने अपने को ठगी का शिकार मानते हुए 25 तारीख का इंतज़ार करके उस पर करना चाहते हैं। जैसा कि अभी जो है बसपा के जो इसमें प्रत्याशी हैं और निवर्तमान सांसद भी हैं, श्याम सिंह यादव ने जो है गठबंधन प्रत्याशी पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि वो तमाम तरह के आरोप है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तय करना न्यायालय का काम है, कोई व्यक्ति किसी का आरोप नहीं तय कर सकता। अब कोई चीज़ उनसे कोई प्रश्न कर दे कि आप अपने कार्यकाल का जो है माने विवरण या फला ढेका या आरोप या प्रत्यारोप की बात करें, तो उसका क्या मतलब है? तो ऐसी दशा में न्यायालय आरोपों को तय करता है, न्यायालय अपने आरोपों के हिसाब से निर्धारित करता है कि क्या किसको जो है किस तरह की सज़ा देनी है, किसको क्या करना है। लेकिन जब तक आरोप तय नहीं है, तो जब लोकतांत्रिक तौर तरीके पर चुनाव आयोग ने ये नियम दिया है कि भाई कोई एप्लीकेशन देगा और इस तरह से नामांकन करेगा, नामांकन के बाद जांच होगी, वैधता होगी। जो नामांकन कर लिया, जिसकी जांच हो गई, जिसकी वैधता हो गई, उस पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ अच्छी बात। जैसे कि हर जगह अपने अपने प्रचार में वो कह रहे हैं कि जब मैं बादा में जो है सिटी मजिस्ट्रेट था तो ये एक दलाल टाइप की थी। ये उनका कहना है ना, उस समय उनको सज़ा दे देनी चाहिए थी। उस समय वहाँ एज ए मजिस्ट्रेट उनको जो है गिरफ्तार करवाना चाहिए था और सज़ा दिलवा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। और ऐसी दशा में सारी चीज़ उनको एक राइट था मजिस्ट्रेट की हैसियत से वो सब कुछ करने का। जब वहाँ नहीं किए तो यहाँ कहने का कोई औचित्य नहीं बनता मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी बसपा से जो है टिकट मिला था श्रीकला को जो है, और धनंजय सिंह जेल में थे, लेकिन ऐसे मामला हुआ कि वो जेल से छूटने के बाद जो है अभी कल ही जो है उन्होंने बनसफा के एक विद्यालय में जो है एक वो किया, सम्मेलन किया, सजाती सम्मेलन। उसमें उन्होंने सबसे अपील की कि वह जो है भाजपा का समर्थन करें, तो इस पर कितना असर पड़ेगा? अब देखिए, माने ये उनका निजी मामला है, निजी मामले में किस तरह से उनके साथ बसपा ने क्या व्यवहार किया, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवहार किया, ये तुलनात्मक विषय है। और किसी ने क्या किया, उस आधार पर उन्होंने अपने तरीके से उनके अपने निजी मामले में उन्होंने निर्णय लेने का एक तरीके का जो स्वतंत्र स्वरूप है लोगों का, उसके तहत उन्होंने भी निर्णय लिया। जैसा कि अभी जो है ये तो अलग की बातें रही है, यहाँ पर जो है जो केंद्रीय कार्यालय सपा का खुला हुआ है, यहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह काफ़ी जो है यहाँ से दुत्कार के भगाए जाते हैं। अभी हमने देखा था कुछ ऐसे, हमने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, लेकिन जब आप लोगों का कार्यकाल हुआ करता था तो ऐसा नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समाजवादी पार्टी करती रही है और करती आ रही है, लेकिन ऐसा अब क्या आ गया कि ये लोग बाहर के हैं, बांदा के, जैसे लोग कहते हैं कि बांदा के बाहर से आए हैं तो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इस पर जो है अब क्या आपकी कमेटी? ये पार्टी परिवार है और समाजवादी पार्टी बड़ा परिवार है। इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम सहयोगी दल उनको मिलाकर के और बड़ा परिवार हो जाता है, और परिवार के लोग जहां इकट्ठा होते हैं, स्वाभाविक बात है आज सारे लोगों का उद्देश्य एक है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतें, ये सबकी इच्छा है। कार्यक्रम को बनाने में, करने में, कराने में, राय देने में हो सकता है कि मतभेद कहीं बनता हो, लेकिन अंतोगत्वा सारे लोगों का उद्देश्य है चुनाव जीताने का। कहा कि जो आम जनमानस मेजॉरिटी में धनंजय सिंह के साथ आके खड़ा हुआ, वो विचारधारा जो है, वो अधिकांशतः लोग उसका जुड़ाव हुए भारतीय जनता पार्टी से। तो जनभावनाओं को देखते हुए आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों के एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोगों की लड़ाई एक सरकारों से कभी समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं
अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे, जनता के हित में लड़ेंगे, तो अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। अगर हसीब उठ के खड़े होंगे, जनता के लड़ेंगे, उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। समझ रहे हैं? चाहे आदरणीय कदमराज सिंह जी खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। चाहे हमारा प्रशांत गौतम उठ के खड़ा होगा, लड़ेगा, तो उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत। और हम सब लोग इसी बात के साथ आप सब लोगों से आग्रह करते हैं। कीर्तिनगर मार्केट के, फर्नीचर मार्केट के चेयरमैन श्री कांति जी और उनकी टीम के सभी सदस्य, मार्केट से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर आसीन आपके प्रिय नेता जो कि आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए, श्री सोमनाथ भारती जी, श्री सोमनाथ भारती जी, आप हमारे आपके अपने प्रिय नेता विधायक श्री कीर्तन गोयल जी, ब्रजेश गोयल जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के बिजनेस प्रकोष्ठ के जो है अध्यक्ष हैं, भाई ब्रजेश गोयल जी, गुरमीत जी और आए हुए सभी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी शिवचंद्र जी कुछ बातें कर रहे थे, बताया कि क्या है, कुछ मैं भी रखूँगा आपके सामने। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि आज ये मुझे बताया गया ट्रेडर्स मीटिंग है, बिजनेस भी है, इंडस्ट्री भी है। यहाँ पे मैं देख रहा था बहुत बड़ा, मेरा ख्याल एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जो मुझे लगा यार मैं घूमता हुआ, तो जगह नहीं मिल रही थी, मैं घूमता हुआ आया तो एक अच्छा अवसर मिल गया नज़दीक से जानने का। बहुत बड़ी मार्केट है। मैं जो है चाइना गया, वहाँ एक गंजो मार्केट है आपकी तरह ही, वहाँ पे काफ़ी फर्नीचर का, फर्निशिंग का काम होता है और वहाँ का भी मैंने कार्यशैली देखी है और आपकी भी देखी है। दोनों में एक फ़र्क है, कॉस्ट ऑफ आइटम्स की जो है, जो आपकी कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा आती है उनके कंपैरिजन में, इसलिए चाइना का माल आता है यहाँ पे। और आज एक चीज़ मैं भी टीवी में आते हुए देख रहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने चाइना के माल पे, आयात पे टैक्स लगा दिया जो 100% तक भी होगा। तो एक रोक लगा दी, चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया है। कहीं न कहीं आने वाले समय में जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ जैसे कम आएगी तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो चाइना का माल ऑटोमेटिक ही आना कम हो जाएगा। और देशवासियों को बैठो भाई, बैठो जरा, बैठो। तो एक चीज मैं केजरीवाल जी के लिए कहूँगा, एक चीज मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। आदरणीय केजरीवाल जी जो कि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के और आपके द्वारा चुन रहे मुख्यमंत्री हैं, वो आपके ट्रेडर और बिजनेस फ्रेंडली हैं। कैसे फ्रेंडली हैं? जब वो 15 में बने तो उन्होंने देखा भी ट्रेड को, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी संख्या कैसे बढ़ानी है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है? आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। लेबर को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी वो दिल्ली में आएगी नहीं, बाहर की, क्योंकि सबको पता है सब बाहर की लेबर आई है, स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी। उसके लिए सुविधा प्रदान करी, बिजली फ्री दी। मैं उसको फ्री नहीं बोलता हूँ, उन पर कोई एहसान नहीं है सरकार का। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, हमें भी 2.5 लाख की छूट मिलती है, 5 लाख तक की छूट मिलती है। उसी लाइन पे सोचा गया कि भाई इन लोगों को भी छूट मिले या ये आगे रहे, आप लोगों को लेबर मिले, सब्सिडी मिले। तो एक लेबर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली काम करने का मुहिम चलाते। बिजली आपने देखा पहले जनरेटर लगे रहते थे, धुआं उड़ता रहता था। केजरीवाल जी सबसे पहले आपको किया कि 24 घंटे बिजली आपको सुविधा मिली। लेबर को बिजली के अलावा उनके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल साथ में बना दिए, फ्री एजुकेशन दे दी। तो एक बिजनेस फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली और ट्रेडर फ्रेंडली काम किया, जिससे कि एक सबको बराबर समझ के। अभी आपके विधायक कह रहे थे कि करोड़ों आदमी जो है छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, तो सही बात है। खाली वो जा नहीं रहे, रुपया भी ले जा रहे हैं, सरमाया भी जा रहा है बाहर। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे उनको जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिली। तो एक चीज़ मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अरुण जेटली जी से मेरे बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ उससे भी 1 महीना पहले भी मेरी थोड़ी लंबी वार्तालाप हुई। जब वो बजट बना रहे थे अपना, तो मैं उनके घर पे ही बैठा हुआ था। तो बात हो रही थी भाई काला धन कैसे कम करा जाए।
मैंने उनको बड़ी स्पष्टता से रखा। मैंने कहा सर, इस काले धन का गला मत घोटो आप, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक काम है काला धन को हटाना। कहते कैसे? मैंने कहा जो काला धन है, आप, मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी उनको। मैंने अपनी वाइफ को 10 लाख की FDR दे दो, 10 लाख रुपए कैश दे दो। FDR तो कभी दिखाएगी नहीं, आप पर बताएगी, लेकिन 10 लाख रुपए 15 दिन में खर्च होंगे और मांगने लग जाएगी। तो उससे जो है बिजनेस सर्कल बढ़ता है। और उनका 2008 में इंडिया में मंदी आई, उस मंदी को किसने रोका? इस देश के काले धन ने रोका। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में मंदी थी, लेकिन काले धन ने रोका। उसका कारण क्या है? जो काला धन तो हम बोलते हैं, कई रिजर्व बैंक में नोट छपते हैं ना सफेद होते हैं ना काले होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, वो तो हमने कर रखा काले धन जो है। तो उसमें ये जब आपका काला धन है, उससे एक तो कैश ट्रांजैक्शन होते थे, बड़े फास्ट होते थे। उससे चेक वाले से एक ट्रांजैक्शन एक होगा, उससे 10 ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उससे 10 ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इस तरह से इकोनॉमी। एक मनमोहन सिंह जी को और मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप सबको, बड़े कोई 10 साल पहले की बात है। मनमोहन सिंह जी ने कहा भाई मंदी बहुत है, वर्कर्स के पास काम नहीं है, लेबर के पास रुपया नहीं है, हमारी जेब में हम निकालते नहीं है। उन्होंने कहा जब गाड़ियों की नंबर प्लेट है ये बदल दो। किसी की समझ में नहीं आया क्यों बदल दिया। उन्होंने कहा जो सफ़ेद है पीली कर दो, जो प्राइवेट थी, और प्राइवेट वालों की जो सफ़ेद है उसको प्राइवेट में, सरकारी में कर दो। इसी वजह से हमने करोड़ों प्लेटें बदल दी 10 दिन में। क्या हुआ? हमारी जेब से 10-10, 5-5 हज़ार रुपये चले गए। प्लेटें बदली गई, वो स्क्रैप में चली गई, वो मिलों में चली गई। तो इकोनॉमी को एक घुमाने का रास्ता था। आज तक किसी समझ में नहीं आएगा मनमोहन सिंह जी ने ऐसा क्यों करा। लेकिन एक इकोनॉमी के वो है, इकोनॉमिस्ट में बहुत बड़े, समझते हैं कि कैसे इकोनॉमी को चला जाए, कैसे काम करा जाए। एक ये मैं थोड़ी कुछ बातें, तो अरुण जेटली जी ने हाँ भरी, कहते आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लेकिन ब्लैक मनी को हम बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। हालांकि क्लेम करा गया नोटबंदी से हमने ब्लैक मनी खत्म कर दी। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते बयान दिया है, अडानी और अंबानी ने टेम्पो भर भर के ब्लैक मनी किसी एक पार्टी को दे दी, मैं नाम नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद एडमिट किया कि ब्लैक मनी है। अगर ब्लैक मनी है प्रधानमंत्री जी, आपके पास ED भी है, आपके पास इनकम टैक्स भी है, आपके पास CBI भी है, CID भी है, सब है, तो उनको पकड़ो जाके। एक तो आपने कहा था ब्लैक मनी खत्म होगी नोटबंदी से, फिर आज आप भी बीच में कह रहे हो कि ब्लैक मनी के टेम्पो भर भर के जा रहे हैं अंबानी और अडानी के, तो आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है चलता है, लेकिन हम बहकावे में आ जाते हैं और एक तरफ होके चल देते हैं। तो कुछ बातें इस तरह से आपने बताया चले गए। अब क्यों जा रहे हैं सुविधा छोड़ के? कितना स्टूडेंट बाहर जाता है? मैं अपना ही बताता हूँ, मेरा ग्रैंडसन पिछले साल मैंने अमेरिका भेजा है LLM करने के लिए, क्योंकि वहाँ इस तरह की एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 करोड़ रुपये फीस दी 1 साल की। वही फीस यहाँ रहती, वही एजुकेशन सिस्टम यहाँ होता। वो बहुत जरूरी है करने का जो है। मैं झूठ नहीं बोलता, हमने चेक से दिए पेमेंट, कोई ब्लैक के पैसा नहीं दिया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपनी खुद के एग्जाम पर कि इस प्रकार का जो है सिस्टम यहाँ होना चाहिए। एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, स्वास्थ्य का सिस्टम नहीं है, किसी प्रकार की, मतलब इस तरह हालांकि डेवलप हो रहा है कंट्री से, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। अभी बात हुई 2 तो जीवन एग्जाम्पल है, आदरणीय केजरीवाल जी की और सोरेन की जो है झारखंड से। इसका दूरगामी आपको परिणाम सोचना चाहिए। आने वाले समय में ये सरकार दोबारा आती है, जितने चीफ मिनिस्टर चुने हुए हैं दूसरे अदर देन बीजेपी, उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इनकी सरकार बन जाएगी। जो बार बार बात चल रही है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, तो संविधान बदलने के ये भी तरीके होते हैं, ये भी तरीके होते हैं। आज एंटी डिफेक्शन लॉ है इंडिया में, अगर मैं आज चुना हुआ हूँ कि छोड़ के नहीं जाते, तो उसमें टर्म कंडीशन मुझे पूरा विश्वास है वो बदल दी जाएंगी। और इस तरह एंटी डिफेक्शन करके एक अपनी ही सारा, मतलब जो है सरकार, जैसे पुतिन की एग्जाम्पल दे रहे थे अभी शिवचंद जी कि पुतिन जो है 2036 तक के राष्ट्रपति बन गए, कोई और नहीं आ सकता। इसी तरह चाइना में जो है वो जो है शी जिनपिंग जो है वो भी मतलब जो है अगले 20 साल के लिए बन गए। तो कहीं की सरकार के मन में भी ये है कि 2024 में इलेक्शन के बाद ना कोई इलेक्शन हो और एक परमानेंट जो है बन जाए। अभी केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आज लखनऊ में भी कही उन्होंने ये बात कि प्रधानमंत्री जी ने जब 14 में प्रधानमंत्री बने
ये कहा था 75 साल से ऊपर का कोई नहीं रहेगा, ना वो MP रहेगा ना किसी पद पर रहेगा। इसलिए अडवाणी जी को भी मार्गदर्शन में भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भी भेज दिया। अब जब उनकी बात आई तो बीजेपी वाला पार्टी भी बाहरे हैं, नहीं ये तो रहेंगे, इन पर लागू नहीं होगा। ये किसी भी संविधान में नहीं लिखी है बात कि प्रधानमंत्री को 75 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो भैया ये जुमलेबाजी क्यों करते हो? अगर आपने उस चीज़ को मानना नहीं है तो जुमलेबाजी क्यों करते हो? ये थोड़ी रही राजनीति की बात। अब मैं आपकी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आपके सामने MLA भी बैठे हैं, ब्रजेश जी बैठे हैं जो व्यापार को देखते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है, मैं एक तो ये है कि हमारा फंड होता है MP का फंड, मैं आपके जो है ये आपके चेयरमैन है इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप कुछ चिन्हित कर लीजिए। ब्रजेश जी को भी कहूँगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे आप कहीं लगवाइए, लेकिन वो मतलब जो है आपके इंटरेस्ट में आने चाहिए, आपके इसमें आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे लंबा समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन केजरीवाल जी का एक है कि शराब घोटाला हुआ, उसकी भी बात शेयर कर लेता, कुछ छुपाने की बात नहीं है। मैं ED में बहुत गया हूँ, तो बहुत भुगता, मेरा रेड भी हुई ED की, तो एक कागज नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और ED की इन्होंने शुरू किया था कि 100 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। 100 करोड़ से अब मैं ED में लास्ट में गया था तो 40 करोड़ रुपये आ गए। कहते साहब 40 करोड़ रुपए का 100 करोड़ का, हमें 60 करोड़ तो नहीं मिल रहे, 40 करोड़, अभी 40 करोड़ भी बता दो कहाँ पे हैं, वो भी बताओ 40 करोड़ कहाँ हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई मतलब जो है दूसरा, मैंने उनको कहा, एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए बीजेपी के, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा आप 8,500 करोड़ का क्या कर रहे हो? देखो 8,500 करोड़ का क्या कर रहे हो जो बॉन्ड पकड़े गए, इसका बता दो ये काला धन कहाँ से आया आपके पास, इसका हिसाब नहीं दे रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, क्या जून में मिलेगी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन बुलाया SBI को, कहता बटन दबाओ, यहीं पे बटन दबाते निकलेगी, और निकली। तो इस प्रकार का आप काम करते हो, चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे जालसाजी करके उनमें जेल में डालते हो। मैं आप लोगों को अधिक से मिल लूँगा, मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, मैं भारती जी हमारे पड़ोसी हैं, मैं गुलमोहर पार्क में रहता हूँ, ये साथ में रहते हैं वहाँ मालवीय नगर में, और विधायक के पिछले 4-5 बार के बहुत ही कर्मठ नेता है। तो मेरा प्रार्थना ये है कि इनको अधिक से अधिक मतों से जिता कर लोकसभा भेजिए। अच्छा तो बोले मेरे बारे में क्यों नहीं वोट तो वो जो है बहुत मतलब जो है कर्मठ नेता है, इनकी बहुत मान सम्मान है। वहाँ पे ये सवेरे निकल जाते हैं, अलग अलग पार्कों में जाते हैं, कंप्यूटर अपना साथ ले जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहीं नोट करते हैं, अफसरों को अक्सर बुला लेते हैं संडे को। तो इस प्रकार की कार्यशैली है। तो आप तो लोकसभा में भेजोगे, दिल्ली के आपकी नहीं खाली दिल्ली के आवाज बन के वहाँ पर बात करेंगे और आमने सामने बात करेंगे, आँख मिला के बात करेंगे। इस प्रकार के नेता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी आगे बढ़ के इनको मतलब 25 तारीख के आने वाले चुनाव में आगे बढ़ के वोट दें और इनको विजयी बना। मुझे कोई डाउट भी नहीं है अभी इनकी विजय होने में, जिस प्रकार से आपका साथ मिल रहा है। और फिर जब जीत जाएंगे फिर इसी पार्क में फिर मीटिंग करेंगे, उसी को सेलिब्रेट करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद भाई बहन रीना का, ये 4-5 दिन से मेरे पीछे लगी हुई थी कि आप आना है। ये हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, TV में आप देखते हो, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। तभी जो है इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ, मुझे यहाँ मौका दिया। और आने वाले समय में जब भी आप आवाज़ दोगे, विधायक जी तो है ही, ब्रजेश जी है, मैं भी आपके पास होगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय संविधान के हिसाब से सब बराबर है, सब कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, सब बराबर है। तो कृपा शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके लोग उत्तर बजाते हुए जाते हैं, उनके पास 15 पुलिस रहती है, क्या मेरी जान की रक्षा नहीं होनी चाहिए? उनके लोग हमको तौलिया पहनाते हैं कमल के फूल का, क्या हम उनको नहीं पहना सकते? ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है। सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? उनके लोग हमारे यानी उसी होटल में मिलते हैं और हमें धक्का देके चले जाते हैं, बोलते हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ। क्या हमारे साथ कोई पुलिस वाला, अगर मेरी जान की हत्या हो गई, अगर मेरी हत्या, तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा? मेरा परिवार तो अनाथ नहीं गार्ड मिला, अभी तक एक गार्ड भी नहीं मिला है। वो हमको रोकते हुए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग होटल में जाते हुए जाते हैं, हमको साइड में करते हुए जाते हैं। आपकी पुलिस हमको कहते हैं बाजू, और हम क्या है? अगर हमारा इतना अपमान है तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है तो इसको लेकर नहीं बनाया है कि कोई अमीर
जी, मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है। मैं डीएम महोदय को, डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को इसके पहले भी, पर्चा भरने के पहले भी, जब मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था, मुझे अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद हमको जेल में भेज दिया गया था और मैं जब 2 घंटे बाद जमानत लेके मैं रिहा हुआ था, तो मैं माननीय कृपाशंकर सिंह जी जो श्री गोपाल राय जी, संदीप पाठक जी, शैली ओबराय जी, आले मोहम्मद जी, दुर्गेश पाठक जी, गोयल साहब और सामने बैठे हुए मेरे सभी प्यारे काउंसलर भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने जेल तो भेजा था ये सोच के कि केजरीवाल को जेल भेज देंगे और उसके बाद इनकी पार्टी बिखर जाएगी, इनके काउंसलर बिखर जाएंगे, इनके एमएलए बिखर जाएंगे, आधे एमएलए को तोड़ लेंगे, आधे काउंसलर को तोड़ लेंगे, एमसीडी में इनकी सरकार गिरा देंगे, दिल्ली में इनकी सरकार गिरा देंगे। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ इनका। हम हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, हम सब लोग एक परिवार हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वो साबित भी होता था, जिस तरह से हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन एक तरह से ये सबसे बड़ी विपदा आई थी जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो 2 चीजें हो सकती थी, एक ये कि हम सारे मायूस होके इधर उधर बिखर जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात हुई, उस क्राइसिस का हमने मिलके डट के मुकाबला किया और उस क्राइसिस ने परिवार को और ज्यादा एकजुट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जिस मकसद से उन्होंने जेल में डाला था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जितनी भावनाएं और जितना भावुकपन लोगों के, आप सब लोगों के बीच में था, हमारे पदाधिकारियों में, काउंसलर्स में, वॉलंटियर्स में, विधायकों में, उस इमोशंस ने सबको, परिवार को एकजुट कर दिया। हमारे कई लोगों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश की, एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए, सबके ऊपर। जैसे कहा जाता है ना कि यदा, गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म कमजोर होगा, एक तरह से भगवान कृष्ण ने पूरी विश्व को ये विश्वास दिया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मैं हूं। भगवान वो ये कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब चिंता मत करना, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं जन्म नहीं दूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान 2 तरह से प्रकट होते हैं। एक तो वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तरह तरह के रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं। और दूसरा वो परिस्थितियों के तौर पे प्रकट होते हैं। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको अपने आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अचानक लगता है ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। जैसा अभी कई लोगों ने आपने कहा कि 3 महीने पहले तक ये लगता था यार इनकी तो 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लगता था हाँ यार 400 सीट आएंगी, इनकी तो 400 सीट आएंगी।
अचानक 3 महीने में इतनी सारी घटनाएं घट गई, इतनी सारी घटनाएं अपने आप बड़ी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं देश के अंदर। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी इन लोगों। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, कर्म तो करना पड़ेगा। इन्होंने पूरी कोशिश की जेल के अंदर केजरीवाल को तोड़ने की, तरह तरह से। कभी अपमानित करते थे, कभी बेइज्जत करते थे। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया। मेरे को 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूं। शुगर की बहुत हाई लेवल की बीमारी है मुझे, और मैं डेली 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। 52 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। तो जब मैं जेल में गया डेली मेरा बढ़ता जाए, कभी 300, कभी 325, कभी 350। अब मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर शुगर हाई रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो मेरे को। हाँ सर मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी तो। मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 325 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होकर इंसुलिन देना पड़ा। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है। जो भी अंदर कैदी हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार, तो बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूँ,
कितने बजे लेटता हूँ, कितने बजे खाना खाता हूँ, क्या टीवी चैनल देखता हूँ। एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से, तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूँ, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी, मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। बड़ी तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली। कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है, पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए। ये टीवी चैनल वाले ही मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहां सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिया, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था, यार उन्होंने अच्छा काम किया, उनको जेल, यही कहते हैं ना। पहली लाइन होती है काम अच्छा किया है इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी, होने मत देना दिल्ली, चाहे केजरीवाल को जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के कैंडिडेट्स के सबके इनविटेशन आ रहे हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहाँ जहाँ बुलाएंगे, जहाँ जहाँ मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। और आपको भी मेहनत करनी है। जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई गर्व है कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे लोग मिले मेरे साथ चलने के लिए इस यात्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बुलाई गई है। आप में से कई सारे साथियों ने कल जो एक शर्मनाक लोकतंत्र विरोधी, आपराधिक, क्रिमिनल और तानाशाही कार्रवाई भाजपा समर्थित, मनोज तिवारी समर्थित
उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो एक कायराना हमला किया गया उस संबंध में बुलाई गई है। आप में से कई सारे मीडिया के साथी बार बार कॉल करके यह पूछ रहे थे कि क्या इंसिडेंट हुआ। देखिए, हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है, जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। आप सबने देखा कि सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिस तरीके से इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और हमारे सभी घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, यह घबराहट साफ साफ दिख रही है। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में यदि उनको भरोसा है, अगर उनको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो व्यवस्था है हमारे देश में, वोट की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें अगर भरोसा है तो चुनाव हो रहा है, वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन अपना काम बताने की बजाय, जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लगातार झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर नकली वीडियो घुमा रहे हैं और आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए। इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब, और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री, एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज, और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो, उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त
जय शाह जी को, सॉरी माफ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में हम आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि 10 साल के सांसद के पास 10 काम नहीं है गिनाने को। कहते हैं कि 14,000 करोड़ खर्च किए, 14 पत्थर नहीं है शिलान्यास का और उद्घाटन का दिखाने को। इसीलिए जो सवाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक के लिए पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि शायद उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो यह कायराना पूर्ण आपराधिक हमला करा रहे हैं। लेकिन हम उनको कह दें कि हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश को आज़ादी दिलाई और हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आपके कायराना हमले से, आपके द्वारा भेजे गए अपराधियों से, और अपराधी भी नमूना टाइप का, मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का। तो कुछ और सोचिए, इन चीजों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आपके हाथ में ताकत है। आप इस गुंडागर्दी का जवाब 25 मई को अपने वोट से दीजिए, इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से दीजिए। जिस तरीके से एक महिला पार्षद पे हमला किया गया है छाया शर्मा जी के ऊपर, इसका जवाब अपने वोट से दीजिए। और 10 साल से जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, चाहे जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कें चौड़ीकरण नहीं हुई हो, पानी नहीं मिल रहा हो, जल भराव हो, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका जवाब वोट से दीजिए। और सांसद महोदय से यही कहेंगे, सांसद महोदय, आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए। ये गुंडा भेजने का क्या जरूरत है? बहस कर लीजिए, आप अपना काम गिना दीजिए। और आपने जो 2 गांव गोद लिए थे 2014 में, वो गांव हम घूम करके आए हैं। अगर आपने काम किया है तो अपना काम गिनाइए। विपक्ष को बदनाम करना, नकली वीडियो चलाना, गुंडे भेज करके लोगों को डराना और पैसे से खरीदने की कोशिश, ये हथकंडे हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम लड़े थे और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई साथी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न करें, बस एक बारी बारी से। छाया शर्मा ने कंप्लेंट कराई है, क्या आपने भी कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है इस तरीके का हमला आप पर किया गया? स्वाभाविक रूप से मैंने, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को, देश को बता रहे हैं, तो देखिए, देशभक्त होने का मतलब होता है कानून में भरोसा करना। देशभक्त होने का मतलब होता है संविधान में भरोसा करना। तो कानून कहता है कि आप सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हमने कंप्लेन कराई है, हमारे इलेक्शन एजेंट ने कंप्लेन कराया है हमारे बिहाफ पर, और हम अभी प्रत्याशी हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो आरओ हैं उनके पास भी हमने एप्लीकेशन दिया है, हमने कंप्लेन कराया है। चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप हर देश में ऐसे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर की बात
आज पिछले कई दिनों से स्वाति मालिवाल का एक मुद्दा चल रहा है महिला के साथ आवाज पर जिस तरीके से वापस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर है। अब मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर सवाल का जवाब आप लोग जो है चाहते हैं। अभी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बुलाई गई है, तो आप इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई सवाल है तो आप पूछें। आपको लगता है कि पुलिस आपको सही से नहीं दे पाती है क्योंकि जिस तरह आपके रोड शो निकल रहे हैं? नहीं, पुलिस नहीं, मैं पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ जी। पुलिस तो, एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दे। पुलिस तो हमारे साथ है और हम तो अपने लड़कों से भी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा से ज्यादा आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका पहला दायित्व जो है वो जनता की सुरक्षा है। तो हम पुलिस हमको सुरक्षा दे दे और हम सुरक्षित हो जाएं, हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है, संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे ना। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? ठीक है, विमेन सिक्योरिटी पे अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा कांग्रेस द्वारा रचा गया चुनाव में कौन कह रहे हैं? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ है? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे? उनको फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? नहीं, निंदा करते हैं, एक मिनट, लेकिन अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री है? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए। और मैं आपको ये बता देता हूं, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग। जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना।
दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर है, हमारे इलेक्शन एजेंट है, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग किस नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गया, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर, हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से। देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी है, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसा ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज। तो वहां पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं और जो है उनको बिजली नहीं मिलती,
और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है। नल में पानी नहीं आता है, लोग फोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया। और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गांव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में। 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है। हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों के चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं, हमला हुआ है, जो है एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले। पुलिस को कंप्लेंट, तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं। तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ना, वो तो मैंने दिखा दिया आपको। आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख लीजिए ना खोज के। मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। उनके रैली का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, 1 मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके, तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको यह बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट कीजिए। तानाशाही के खिलाफ आप इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए।